सबसे पहले आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट है क्या? तो फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो पहले से तुम जानती हो कि एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, या फिर पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लो कि हाँ, किसी वायर से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो टोटल 1 सेकेंड तक फ्लो किया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में किसी वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन ए राइज होता है कि टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो, एक तो फार्मूला लिख दिया है, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बाई टी। इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे। क्यू जो होता है, क्यू हमारा चार्ज है, और टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? ये चार्ज आया कहाँ से? ये चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। अब जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन पास किया होगा तो 10 चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एन ही कर देते हैं, क्यू बराबर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए एन बराबर 10 यूज करेंगे, और ई मतलब कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टी। अब हमको यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है, एन का वैल्यू निकालना है। तो आई हम लोग का दिया हुआ है 1 एम्पियर, और एन निकालना है, ई पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ए हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और डिवाइडेड बाई टाइम भी 1 दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है। तो ये आ गया 10⁻19 बटा 1.6। तो ये शायद 6 पॉइंट कुछ करके आता है, और इंटू 10⁻18 ऐसा कुछ आता है। इतना इलेक्ट्रॉन पास करने से जाकर के 1 एम्पियर फ्लो करता है 1 सेकंड में। तो मतलब कि करंट फ्लो करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत पड़ता है। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको देख लेना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट में हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, 5 एम्पियर 10 एम्पियर बोल रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड तो है ही। और डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। मतलब जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या फिर रिवर्स बोलोगी तो करंट के अपोजिट में निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये जब इसको ऐड करना होता है तो हम लोग वेक्टर तरीके से नहीं जोड़ते हैं। अगर 5 एम्पियर और 3 एम्पियर ऐड करना है तो सिंपल हम लोग 8 एम्पियर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 5 एम्पियर 3 एम्पियर के बीच एंगल कितना है, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये वाला रूल, वेक्टर वाला रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स, करंट कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन या फिर आयन? तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर लाइक मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और वही जब हम लोग लिक्विड की बात करें, लिक्विड के लिए यहाँ पर दिया नहीं है, अच्छा यहाँ पर है करंट कैरियर इन लिक्विड। तो यहाँ पर आयन करंट को फ्लो करवाता है, जैसे Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। मतलब कि NaCl, अगर NaCl सॉल्यूशन है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव आयन सोडियम और नेगेटिव आयन क्लोरीन की वजह से फ्लो कर रहा है। और वही जब गैस में हम लोग जाते हैं तो गैस में करंट फ्लो करता है किसकी वजह से? ऑर्डिनरी द गैसेज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन फिर भी दे कैन आयोनाइज बाई अप्लाइंग द हाई पोटेंशियल। ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसमें आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन और करंट कैरियर। तो यहाँ पर ए इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन की वजह से, लिक्विड में आयन्स की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव आयन, और गैस में
गैस में हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन और साथ में पॉजिटिव आयन। अब उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर जा रहे हैं। ये हमारा पहला डेरिवेशन होगा इस चैप्टर में, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काउंट कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई एन कर देंगे तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से? निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे बोलेंगे। और ये जो वेलोसिटी आता है वो आता कैसे है? तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, Q इंटू ई। लेकिन यहाँ चार्ज तो निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, रन करेगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? अप्रॉक्स 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बोर्ड के लिए सिर्फ ये डिफिनेशन है। और उसके बाद इसका ये जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो होता क्या है, वो आता कहाँ से है? तो एक तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, और दोनों के बीच डिस्टेंस एल है, 2 पॉइंट है, ठीक है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, डिस्टेंस एल है, तो हम लोग ई बराबर जानते हैं V/L। हालांकि इसका यूज नहीं होगा इस अभी जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। इसका ए इम्पॉर्टेंट है, फोर्स बराबर होता है -Q इंटू ई। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इस एक्सेलरेशन का यूज होगा। किसी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होगा वो E इंटू E/m होगा। अब वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे V बराबर U1 प्लस a τ1। यहाँ पर टाइम को τ1 ने लिया है, और टाइम है क्या? तो टाइम होता है कोलिजन के जस्ट पहले। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रन किया, शुरू किया, और जा करके दूसरा एटम से टकराएगा या फिर आयन से टकराएगा। तो टकराने से पहले जितना टाइम लेता है उसी को हम लोग टाउ बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन का काउंट कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे V1 बराबर U प्लस a इंटू τ1। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। इस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, n इलेक्ट्रॉन होगा तो सारा n इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को इस तरह का फार्मूला लिखना होगा। V2 के लिए लिख लिए, V3 के लिए लिख लिए, Vn के लिए लिख लिए। अब हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़े थे? एवरेज होता है, सबके वेलोसिटी का एवरेज निकालो तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबके वेलोसिटी को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई n कर देंगे। अब सारा वेलोसिटी का जो फार्मूला था V1 का, V2 का, V3 का, वो सारा हम लोग लिख करके उसको n से डिवाइड कर दिए। उसके बाद जितना E1 वाला था उसको एक तरफ ले लिए, और जो τ1 वाला था टाइम वाला उसको एक तरफ ले लिए। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है सारा रैंडम मोशन में होता है, तो E1 प्लस U2 प्लस UN ये सारा को ऐड करेंगे तो ये हम लोग को 0 वेलोसिटी देगा। तो ओ पार्ट तो 0 हो गया, लेकिन रह गया a इंटू टाउ। अब इसी a के लिए हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाले थे। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग को आया था E/m, तो इसमें टाउ से मल्टीप्लाई कर दो तो यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को V1 V2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन यही है कि सबका एवरेज वेलोसिटी लो। तो V1 V2 निकालना पड़ेगा। V1 V2 निकालेंगे तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी का और साथ में एक्सेलरेशन का। τ1 तो मान लो कि रहेगा तो हम लास्ट तक रहने देंगे उसको। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे E/m, बस वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग का Vd निकल जाएगा। तो हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया E/m इंटू टाउ। तो ये पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन से कुछ और डेरिवेशन निकलेगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम इसको इग्नोर करो। ये मोबिलिटी है हमारे लिए, तो मोबिलिटी बस इसका डिफिनेशन जान लेना है, इसका कुछ यूज नहीं है। प्रीवियस फार्मूला से इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो बस मोबिलिटी होता क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। तो एक रिलेशन हम लोग को मिल रहा है म्यू बराबर वी डी इंटू ई। अब सिंपल हम लोग चाहें तो वी डी का वैल्यू ऊपर से लेकर के इसमें पुट कर सकते हैं, तो म्यू का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा। तो ऊपर इधर शायद किया होगा, यहाँ पर किया है म्यू बराबर वी डी इंटू ई, वी डी का वैल्यू ये ले लिया। तो म्यू और टाउ में भी यहाँ पर एक रिलेशन आता है, तो म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम। तो म्यू का हम लोग दो फार्मूला याद रखेंगे, एक हो जाएगा म्यू बराबर वी डी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा म्यू बराबर ई टू आई बाई एम। लेकिन डिफिनेशन हम लोग का इस फार्मूला से ही निकल करके आएगा। और जब वी डी और वी डी हम लोग को पता है, जब डिफिनेशन पता है, वी डी पता है, तो ए वाला हम लोग अपने आप निकाल लेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ए डिफिनेशन ही है और कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद ए एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला तो वी डी वाला डेरिवेशन देखें। अब करंट और वी डी में क्या रिलेशन है, ए बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा रिलेशन निकालेंगे, देखेंगे करंट में और वी डी में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे, क्योंकि वायर के अंदर ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसका लेंथ मान लो एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो यहाँ पर और साथ में ये भी मान लेते हैं कि इसका यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, एन इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम में अगर हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हम लोग को टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो इसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन से। तो ये हम लोग को इस वायर में, इस एल लेंथ के वायर में टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अब जब टोटल चार्ज पता चल जाएगा तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब भी यहाँ से हटा देंगे, वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो भी बराबर एल यूज करेंगे और एक एन तो है ही, साथ में ई आ जाएगा। तो हम लोग को टोटल चार्ज मिल जाएगा क्यू बराबर ए एल एन इंटू ई। ठीक है, जो जो नहीं दिया है वो थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ पर एक सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको नोट कर सकती हो। तो ए तो हम लोग को चार्ज मिल गया, इसमें टोटल चार्ज कितना है, और हम लोग को वी डी तक पहुँचना है इससे। अब हम लोग यहाँ से करंट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यू बाई टी हम लोग का करंट होता है। तो यहाँ पर देखो एक करंट निकाला है, अच्छा ये फिगर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, करंट निकालेंगे तो वो हम लोग जानते हैं क्यू बटा टी होता है। अब क्यू तो अभी हम लोग निकाले हैं ए एल इंटू एन ई, और जब ए एल इंटू एन क्यू पता चल गया तो टी बराबर, टाइम कैसे निकाल लेंगे, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी इसका लेंथ एल ले लिए हैं, तो एल, और वेलोसिटी की जगह पर वही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का लेते हैं। तो अब ये जो फार्मूला है कन्वर्ट हो जाएगा आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। यहाँ पर देखो हम लोग का रिलेशन आ गया आई और वी डी में। तो ये हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, एक फिगर हम लोग बनाए, फिगर बना करके सबसे पहले इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जमा है वो पता कर लिए। जब इलेक्ट्रॉन जमा पता चल गया तो हम लोग आई निकाल लिए, क्योंकि आई बराबर क्यू बटा टी जानते हैं। टी निकालने के लिए हम लोग सिंपल वी बटा डिस्टेंस बटा मतलब कि एल बटा वी डी यूज कर लिए, और हमारा रिलेशन आ गया आई और वी डी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वी डी का वैल्यू हम लोग जो कि पहले निकाल चुके हैं, वी डी बराबर ए इंटू टाउ आया था ना, और ए बराबर आया था क्यू ई बाई एम। तो ओ वाला वैल्यू अगर पुट कर दो यहाँ में तो आई और इस तरह से एक फार्मूला बन करके रेडी हो जाता है। तो मेन डेरिवेशन हमारा ए था, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आर हम लोग निकालेंगे वी डी के टर्म में, आर निकालना होगा फिर रो निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे इसके लिए आगे देखते हैं। दूसरा हो गया, आर हम लोग निकाल लेंगे, ये तीसरा हो जाएगा, और रो हम लोग का चौथा हो जाएगा, और इसके बाद और कोई डेरिवेशन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये तो ओम्स ला बताया है, तो 10th में पढ़ चुकी होगी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, तो वी बटा आई आर हो जाएगा। और इसका जो स्लोप होता है उसी को हम लोग ये जो स्लोप है जो एंगल बना रहा है tan थीटा, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं।
और टेन थीटा या एम बराबर हो जाएगा वही आई बटा वी। ये आई बटा वी हो रहा है ना, ये उल्टा दिया हुआ है, भी ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, इसका जब स्लोप निकालेंगे ना तो ये आई बटा भी देगा, मतलब कि 1/r दे देगा, पर आर बराबर हम लोग भी बटा आई जानते हैं। तो एक्चुअली भी आई ग्राफ अगर भी ऊपर है आई नीचे है, तो अगर इस तरह से रहा तो भी आई ग्राफ जो होता है वो हम लोग को, इसका जो स्लोप होता है वो हम लोग को रजिस्टेंस देता है। तो खैर ये तो 10th का बात था, ओम्स लॉ था, तो ओम्स लॉ वहाँ से कर लेना, लेकिन मेन हम लोग का ए है। वो तो 10th लेवल का था, अभी 12th के लिए ए है, और यहाँ से हम लोग को तीसरा एक तो डेरिवेशन मिलेगा। वी डी बराबर क्यू ई बाई एम हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्टेज बटा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग को वी डी का वैल्यू इतना मिल जाएगा, और हम लोग जानते हैं आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। अब यहाँ से वी डी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आई कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को किसी तरह से ये जो वी डी वाला फार्मूला था ना, वी डी के साथ और रेजिस्टेंस का रिलेशन लाना है ना, आर और वी डी में रिलेशन लाना है। तो हम लोग को किसी तरह से करना क्या था, आर बराबर भी बटा आई लाना था। ठीक है, मतलब कि ये वी डी वाला जो फार्मूला है जहाँ पर ई अभी तक यूज कर रहे थे, इसको किसी तरह से भी में कन्वर्ट करना था। जब ई को भी में कन्वर्ट कर देंगे तो आई तो एक ठो यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वी डी का वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग को ई मिल रहा है, हम लोग को ई नहीं भी चाहिए, क्योंकि आई बराबर भी बटा आर होता है। तो ई को भी में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए और अब भी डी का वैल्यू पुट किए, तो देखो आई में और भी में रिलेशन आ गया। तो आई भी में जब रिलेशन आ गया तो हम लोग जानते हैं आर बराबर भी बटा आई। तो अब बस करना क्या है, आई को इस तरफ लाना है और इसको इस तरफ लेकर के चले जाना है। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा एक वी डी और आर में और वी डी में। तो ये हम लोग का तीसरा फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग रो का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। इसमें स्टेप्स क्या क्या यूज हुआ, तो सबसे पहले तो वी डी हम लोग जानते थे, वी डी का वैल्यू ए इंटू टाउ, और ए बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। अब उसके बाद आई का फार्मूला हम एक तो जानते थे, एन ई ए इंटू वी डी, एन ई ए इंटू वी डी। तो हम लोग क्या किए, आई बराबर एन ई ए, अब वी डी का वैल्यू पुट कर दिए, वी डी बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। अब लेकिन हम लोग को आर चाहिए, तो आर चाहिए तो इस ई को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी किसी को रिप्लेस करने से आर नहीं आएगा। भी बराबर ई डी आर जो फार्मूला होता था ई इंटू एल, इस फार्मूला का यूज करके ई को रिप्लेस कर दिए भी बाई एल से। अब भी बटा आई हम लोग को आर दे देगा। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाया है, यहाँ पर देखो सही बनाया है, भी और आई के बीच लिया है, इसका जो स्लोप होगा वही हम लोग को रजिस्टेंस देता है। अब स्लोप अगर ज़्यादा रहा तो रजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो 10th में पढ़ चुकी हो ये सारा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अभी हम लोग पढ़े आर बराबर भी बटा आई, ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। डायमेंशन अगर रेजिस्टेंस का निकालना है तो आर बराबर हम लोग जानते हैं भी बटा आई, और भी बराबर क्या होता है डब्लू बटा क्यू। ठीक है, तो डब्लू वर्क डन बटा इस चार्ज को नीचे लिख सकते हैं करंट इंटू क्यू इंटू करंट। अब यहाँ पर वर्क डन हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ए फोर्स का हो गया, और डिस्टेंस का होता है एल, तो डायरेक्ट यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख सकते हैं। और उसके बाद चार्ज का एम्पियर टर्न, क्योंकि चार्ज होता है क्यू बटा टी। चार्ज को अगर लिखना है, चार्ज का अगर डायमेंशन पता करना है तो क्यू बराबर आई बाई आई इंटू टी हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई का एम्पियर और टी का टी हो जाएगा, तो ए टी, वही यहाँ पर ए टी इस जगह पर ले लिया है। और एक तो करंट है तो करंट के लिए एम्पियर ले लिया। फाइनली हम लोग का ये जो आ रहा है डायमेंशन M1, और यहाँ पर कुछ मिस किया है ना, L मिसिंग है, तो ML स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, याद नहीं रहेगा, निकालने के लिए बस वही सिंपल सा तरीका है। हम लोग आर बराबर भी बटा आई करेंगे, अब भी बराबर फिर डब्लू बटा क्यू कर देंगे, और क्यू बराबर फिर कर देंगे आई इंटू टी, बस सारा कुछ आ जाएगा।
उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ पर करता है, तो हम लोग जानते हैं आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो ऑब्वियसली लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। रो मटेरियल पर, रेजिस्टिविटी जो होता है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस टाइप का है। अब यहाँ पर ए रो का डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, लेकिन हम लोग को तो निकालना है रो का फार्मूला आया कैसे, तो वो शायद यहाँ पर निकाला है। आर बराबर देखो भी बटा आई, और भी बटा आई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, इतना आता है। तो इतना को फिर हम लोग लिख सकते हैं, एल बटा ए को अलग लिख दिया और बाकी को एक साथ लिखा है। तो आर बराबर इसको कंपेयर कर दो रो इंटू एल बाई ए से, ए यहाँ पर जो लिखा है, तो रो का वैल्यू कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, और यही रो का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये हम लोग का चौथा डेरिवेशन हो गया रो वाला। तो ये सारा एक चीज़ ध्यान देना, अगर दो फार्मूला तुमको याद है, एक वी डी का फार्मूला याद होना चाहिए जो कि सिंपल ए इंटू टाउ है, और ए बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टाउ, और एक आई का फार्मूला याद होना चाहिए, आई बराबर होता है एन ई ए इंटू बी डी। बस सारा फार्मूला तुम ड्राइव कर लोगे इस दो फार्मूला के पता रहने से। तो ये चार था, बस इसी चार को ध्यान रखना है। अब उसके बाद और कुछ खास नहीं है। इसमें दिया है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निकालने की कोशिश किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आर बराबर तो हम लोग जानते हैं रो इंटू एल बाई ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर फर्क पड़ेगा और लेंथ पर फर्क पड़ेगा। आर हम लोग का प्रोपोर्शनल आ रहा है एल बाई ए का, तो यहाँ पर देख लो स्ट्रेच करने में हम लोग का वायर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज करेगा, रेडियस दोनों का चेंज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू ए टर्म, क्योंकि हमारा जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए है, तो आर वन बाई आर टू लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे एल वन बाई ए वन और एल टू बाई ए टू, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो और साथ में यहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट यहाँ पर देखे थे, वॉल्यूम तो ओवरऑल खींचने के बाद भी वायर का कांस्टेंट रहने वाला है। ये एक्चुअल में थ्योरी नहीं है, एक क्वेश्चन है, थ्योरी के टर्म में यहाँ पर दे दिया है। क्वेश्चन सॉल्व फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो, लेकिन ये ऐसे भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, डेरिवेशन ध्यान रखना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ए वन ए टू बाई ए वन जो है एल वन बाई एल टू के बराबर आ जाएगा, और ये जो लेंथ है एल वन बाई एल टू, या फिर इसी को हम लोग ए टू बाई ए वन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एल वन बाई एल टू को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हम लोग को मिलेगा ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन। तो अगर एल टू बाई एल वन को रिप्लेस करेंगे, वहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, एल वन बाई एल टू को अगर रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए टू बटा ए वन। तो ए टू बटा ए वन का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और एरिया हम लोग क्या जानते हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए टू तो पाई आर टू का स्क्वायर, पाई बाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये आर टू बटा आर वन का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मान लो कि डायमीटर दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट डी टू बाई डी वन का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग का रिलेशन क्या आ रहा है, आर वन अगर किसी वायर का, ठीक है, वायर का अगर हम लोग लंबाई बढ़ा देते हैं खींच करके, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो आ जाएगा आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर टू बटा आर वन का पावर 4। मतलब कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, ये एल है, इसको अगर हम लोग 12 कर दें, 12 कर देने से कितना टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो फिर 12 अगर करना है तब हम लोग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू, फिर हम लोग यहाँ से ए वाला उठाएंगे, एल वन की जगह पर एल ही लेंगे और एल टू की जगह पर 2L, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 1/4 आ जाएगा। मतलब कि आर टू हमारा क्या हो जाएगा, आर टू इज इक्वल टू 4R1 आ रहा है।
मतलब अगर लंबाई को लेंथ को बढ़ा करके डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया जाए या फिर रेडियस को मान लो कि डबल कर दिया जाए, खींच करके रेडियस को हाफ ही मान लो, इसको खींचे और खींच करके रेडियस को हाफ कर दिए, तो बताओ रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तुम अगर चाहो तो यहाँ से ए रिलेशन याद रख सकते हो। क्या क्या याद रखना पड़ेगा, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया के टर्म में पूछा जा सकता है तो A2/A1 का होल स्क्वायर, या फिर रेजिस्टेंस के टर्म में पूछा जा सकता है तो R2/R1 का होल स्क्वायर। या तो एक रिलेशन याद रखो या फिर प्रोसेस जो है उससे प्रोसेस से सॉल्व कर लो, हालांकि ये सॉल्व हो जाता है प्रोसेस से। उसके बाद अब आता है करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर दिया है I बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं NEA इंटू VD। तो यहाँ से हम लोग VD का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग I/A निकाल लें तो I/A आ जाएगा NE² टाउ E बाई एम। तो I/A को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये हम लोग को फार्मूला मिल जाएगा J बराबर NE² टाउ E बाई एम, और J बराबर सिग्मा इंटू ई। J बराबर हम लोग दूसरा फार्मूला लिखते हैं सिग्मा इंटू ई, जहाँ पर सिग्मा क्या है, अच्छा यहाँ पर लिख दिया है J बराबर सिग्मा इंटू ई। और सिग्मा क्या होता है, वो रजिस्टेंस का अपोजिट हो, वो कंडक्टिविटी हो गया, रजिस्टिविटी रो का अपोजिट हो जाता है सिग्मा, रो बराबर 1/सिग्मा होता है। तो यहाँ पर 1/रो लिखा है तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये चीज़ रो का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, रो का वैल्यू पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, और ये जो पूरा वैल्यू है ई को छोड़ दो ना, तो ये सारा हम लोग का रो का वैल्यू आया था, 1/रो का वैल्यू आया था, इसलिए ए लिख रहा है डायरेक्ट J बराबर E/रो, और J बराबर सिग्मा इंटू ई। तो एक तो रिजल्ट दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया है इंसुलेटर, दीज आर दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आइदर वेरी स्मॉल, तो ये सब तो पता है। इंसुलेटर का एग्जांपल दिया है, उसी तरह से कंडक्टर दे दिया है, कंडक्टर का एग्जांपल देगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी 0 होता है, कंडक्टिविटी इसका इन्फिनाइट होता है। ठीक है, करंट इजीली पास करता है, टंगस्टन कॉपर ये सब इसका एग्जांपल है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर में भी सेम एग्जांपल दे दिया है, सिलिकॉन जर्मेनियम इसका एग्जांपल है, थोड़ा थोड़ा करके करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पर एक है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कोई कोई मटेरियल ऐसा होता है ना, देखो कुछ मटेरियल होता है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है बढ़ेगा, कुछ मटेरियल होता है टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। वो चीज़ डिपेंड किस पर करता है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो हम लोग का आर का फार्मूला होता है ना, आर बराबर R0, मतलब कि फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है R0, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी। ये डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे रूम टेम्परेचर से मान लो अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम अभी कॉपर का वायर है, ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब हम टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी। डेल टी मान लो कि हम 40 से 100 लेके गए हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब अल्फ़ा का कुछ वैल्यू होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो वैल्यू आएगा वो फाइनल हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। अब ये है कि क्या अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है। तो किसके लिए पॉजिटिव होता है किसके लिए निगेटिव होता है, तो ये देखो रेजिस्टेंस जो है हमारा, अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर में अगर हम लोग हीट देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, विदाउट हीट दिए ही इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब तुम और हीट दे रही हो तो इसमें और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इसको अब रन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, या तो आयन से टकराएगा या फिर एटम से टकराएगा।
आयन और एटम से टकराने लगेगा तो इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो करंट का वैल्यू घट जाएगा। करंट घटेगा इसका मतलब कि रजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल के केस में अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वही सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर रूम टेम्परेचर पर देखो तो उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है, करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो करता है। इसको गर्म कर दो तो लगभग उतना इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि ठीक ठाक करंट फ्लो कर सके। तो अब इसमें करंट क्या हुआ, इंक्रीज किया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज किया। आर का वैल्यू डिक्रीज कब करेगा, जब हमारा अल्फ़ा निगेटिव होगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सेमी कंडक्टर है या फिर जो इंसुलेटर है, इसमें जो अल्फ़ा होता है वो निगेटिव होता है। तो ये समझ में आ गया। कंडक्टर के केस में अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में अल्फ़ा निगेटिव होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलो इतना हो गया। अब उसके बाद आते हैं नॉन ओमिक डिवाइस में। नॉन ओमिक डिवाइस क्या है, वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि करंट बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर ये तुम डायोड लेकर के देख लो, इसमें क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाओ बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो करेगा, कुछ समय बाद अचानक से फ्लो करना शुरू करेगा और तेज़ी से एकदम फ्लो करने लगेगा। और रिवर्स बैच में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पर वो ब्रेक डाउन होगा, डायोड ख़राब हो जाएगा, फिर करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये बिल्कुल ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उसको हम लोग नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया डायोड का। डायोड हो गया, SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कुछ इसको बोलते हैं। डायोड हो गया, SCR हो गया। ये सारा जो हमारा है एग्जाम्पल है नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर देखो ये डायोड का ही बताया है, नहीं करंट फ्लो किया कुछ देर तक और उसके बाद फ्लो किया तो अचानक तेज़ी से फ्लो किया। उसी तरह से रिवर्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहा था, फिर अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल लिया है, बोल रहे हैं कि रिलेशन ये यूनिक नहीं होता है। कभी कभी ये देखो ये कैसे हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट देखो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ जैसा है, ओम्स लॉ को एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट फॉलो करता तो स्ट्रेट लाइन होता। अब उसके बाद कुछ दूर जाओ तो कुछ दूर जाने के बाद अब वोल्टेज बढ़ाओ तो ये करंट घटने लगा। तो ये कुछ इस टाइप का करना, UGT इसका UJT ये इसका एग्जाम्पल है। UJT में एक समान मतलब वो शो बिहेवियर बिल्कुल भी शो नहीं करता है। कभी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, फिर वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट घटने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा। इस टाइप का मतलब ऐसा ऐसा भी डिवाइस है मार्केट में, ठीक है। तो नॉन ओमिक का अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए आए तो UJT लिखेंगे, SCR लिखेंगे, डायोड लिखेंगे, बस 3 एनफ है। उसके बाद है कलर कोड। तो कलर कोड तो शायद पहले देखी ही होगी, फिर भी यहाँ पर एक तो याद लिख लो। यहाँ पर दिया है BV रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इससे करके हम लोग इसको याद रखते हैं। कलर कोड तुमको पता है कैसे पहचानते हैं, एक बार बोल दो। कलर कोड किसी रजिस्टेंस का कलर अगर दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि वो कितना ओम का रजिस्टेंस है। ये पहले कर पढ़ी हो, 10th में था कि नहीं था? नहीं था तो बता देते हैं। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस लैब में देखी हो कि नहीं देखी हो? तो उसमें इस टाइप का बैंड बना रहता है, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर का, ठीक है। और इस कलर को देख करके हम लोग पहचान लेते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना ओम होगा। ऐसे तो मेजर करने के लिए ओम मीटर है ही, वो मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर में सारा फंक्शन होता है। वो शायद पता नहीं देखी होगी नहीं, 220 रुपया के आसपास मिलता है। उससे हम लोग करंट भी मेजर कर लेते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस भी वो बता देता है। लेकिन फिर भी अगर मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा तो हम लोग उसका कलर देख करके पहचान लेंगे कि वो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसको पहचानने का तरीका कैसे होता है, जैसे पहले यहाँ पर मान लो कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक ग्रीन है,
ये ग्रीन है, ये रेड है, और इसको येलो ले लेते हैं और इसको गोल्ड कलर ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ग्रीन कलर के लिए कोड देखेंगे, ग्रीन कलर का कोड कितना होता है। तो देखो ग्रीन इसमें कहाँ पर है, रेड ग्रीन ए है, ग्रीन के लिए 5 होता है, तो हम लोग 5 लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिए 5। उसके बाद दूसरा रेड है, तो रेड के लिए हम लोग देखेंगे रेड का कोड कितना होता है। तो रेड का कोड यहाँ पर 2 दिया है, तो अब हम लोग 2 लिख लेंगे, 5 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद येलो है, तो येलो का हम लोग देखेंगे कोड कितना है। येलो का आप देखो, येलो का जब देखना होता है तो ये वाला देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला, और 10⁴ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 10⁴ कर लेंगे, इतना ओम। और ये जो लास्ट वाला है गोल्ड या सिल्वर, इसमें 3 होता है, एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, और शायद 2 ही होता है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। उसके लिए ये तो इतना ओम हो गया, 52 × 10⁴ इतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट इतना नहीं रहता है, वो 5-10% वेरी करता है, कम बेसी हो सकता है। तो 5-10% कम होगा, मतलब 5% कम ज़्यादा होगा या 10%, वो हम लोग ये लास्ट वाला कलर देख करके पहचानते हैं। लास्ट में यहाँ पर गोल्ड लिखा है, तो गोल्ड के लिए देखो 5% है, देखो 3 है, या तो गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा या फिर नो कलर रहेगा। तो गोल्ड के लिए 5% है, तो हम लोग यहाँ पर ±5% ऐड कर देंगे, इतना इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब एक कोड हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो कोड याद करने के लिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब ए बीबी का मतलब बी से मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देख लो एक बार, बी से हो गया ब्लैक ब्राउन, उसके बाद रॉय रेड ऑरेंज येलो, उसके बाद ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, ऑफ इंडिया हैज़ वेरी भी गुड ग्रे, वाइफ से वाइट। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 लिख लेंगे, और इस तरह से हम लोग कलर कोड याद रखते हैं, क्योंकि ये कलर कोड पर ही हम लोग बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद करने के लिए एक शॉर्टकट बना दिया है, ये तुम नोट कर सकती हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया है, देखो बीबी रॉय ग्रीन ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो एक सेंटेंस बन जाता है। अब इस पर और एग्जांपल हम लोग करेंगे, तुम टेस्ट अटेंड करना, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है सारा सब, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस को हम लोग कम्बिनेशन करेंगे। सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, तो ये सब 10th में पढ़ चुकी हो। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज या फिर करंट, जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो जो वैरी करेगा उसको लेना होगा, ठीक है, जो वैरी करता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, वोल्टेज V1 V2 V3, तीनों के एक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर V1 अलग V2 सारा अलग है, तो हम लोग लिख लेंगे V बराबर V1 + V2 + V3। ये ध्यान रखना है, इसको सिर्फ ध्यान रखना है, जो वैरी करेगा उसको लेंगे। अब पैरेलल वाला में एक बार आकर के देख लो, यहाँ पर पैरेलल वाला केस कहाँ दिया है, नीचे दिया है। अब इसको प्रूफ करना होगा ना, तो यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, करंट I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर I1 + I2 + I3। कैपेसिटर वाला में क्या लिखते थे, यहाँ कैपेसिटर वाला में यहाँ पर चार्ज लिखते थे, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि उसमें चार्ज वेरी करता था। अब यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज अभी V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू, I तो सब में कांस्टेंट है, IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ से I सब में कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना मिल गया, R1 + R2 + R3। अब इसी तरह से जितना R रहेगा सबको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो फाइनल हम लोग का फार्मूला देखो यहाँ पर किया है, V बराबर V1 V2 V3, फिर A ले लिया, फिर A ले लिया, I कैंसिल करेंगे क्योंकि V बराबर भी IR होता है,
ये अंतर सिर्फ ये है कि ये आई आर इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा और यहाँ पर R1 R2 R2 इंडिविजुअल होगा। अब पैरेलल वाला में आ जाओ। पैरेलल वाला में क्या होगा, यहाँ पर करंट I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट, तो I1 V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। अब V1 V2 V3 सारा सेम ही है, दोनों सब तो एक ही बैटरी के एक क्रॉस लगा हुआ है, तो V1 V2 V3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको V लिख दो। अब V भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरह से ये हम लोग का सॉल्व हो जाता है। ये वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ किया है। अब इसको तुम एक बार पढ़ लेना, नोट में क्या क्या है सब दिया है। टोटल करंट थ्रू द पैरेलल कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ, ये सारा ऐसे ही बकवास है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का सेल। सेल देख लेते हैं। चलो सेल देखते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये हम लोग जानते हैं, बैटरी का यूज करके बल्ब जलाते हैं, तो पता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई और भी में डिफरेंस क्या है। तो देखो ई और भी में ये जो हमारा ई होता है ना, वो हमेशा ज़्यादा होता है। ई कब काउंट करते हैं, जब बैटरी बिल्कुल तुम्हारा जुड़ा हुआ नहीं है वायर से। ठीक है, सिंपल एक बैटरी रखा हुआ है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को ई बोलते हैं। और जो तुम्हारा भी होता है, ये क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट। ये तब होता है जब हमारा सेल जो है करंट सप्लाई कर रहा है। तो भी का वैल्यू ई से कम क्यों हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर बैटरी है, अब बैटरी को तुम वायर से जोड़ दी, तब तो ये करंट फ्लो करेगा। और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तब बैटरी का कुछ अंदर में इंटरनल रजिस्टेंस तो होगा, तो थोड़ा सा जो वोल्टेज और ड्रॉप कर जाता है, ई माइनस आई आर, जो अंदर वाला रेजिस्टेंस है उसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। और ई में से जब आई आर घटाते हैं तब हम लोग को भी मिलता है। तो भी का वैल्यू जो होता है ई से थोड़ा सा कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, और अगर कोई डिवाइस की अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग सिंपल मेजर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो भी बराबर हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू आर करेंगे। और ये जो आई इंटू आर आएगा वो हमेशा ई से कम होगा। ठीक है, ई से हमेशा ये कम होगा। पूरा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो ई में से आई अंदर वाला ए वाला घटा लो, तब हम लोग को आई आर मिलेगा, जिसको हम लोग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आई आर लिखा है ना, वो इसी आई आर के बारे में लिखा है। ये जो बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसके बारे में। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ, इसमें क्या लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही जो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है। तो लिखा क्या है, इन केस ऑफ सेल द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर कुछ होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इसका जो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके किसके बीच डिपेंड, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो पहला तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब दो यहाँ पर जैसे मान लो दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इसके अलावा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के चार चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला तो सेल के क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो डी पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन उसका जो है, जो हम लोग लिक्विड इसके अंदर लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हैं, उसके कंसंट्रेशन पर, क्योंकि उसी में तो करंट उसी से तो फ्लो करेगा। कंसंट्रेशन मतलब कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। कंसंट्रेशन हाई होगा, जैसे मान लो HCl सोल्यूशन ही लिए, अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो H प्लस और Cl माइनस ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कम बनेगा तो कम फ्लो करेगा। तो कंसंट्रेशन वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। और चौथा जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा आयंस फ्री होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे।
अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन बोला है आई बराबर ई बटा आर, तो ये उसी से आया है। सेल के अंदर ईएमएफ ई होगा, वहाँ से कुछ ड्रॉप आई आर होगा, और तब जाके फाइनल हम लोग को भी मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज हम लोग को थोड़ा सा कम मिलता है। अब यहाँ से आई निकाल लिया है, तो आई निकालो कितना आता है, ई माइनस भी बराबर आई आर, तो आई बराबर आ गया ई माइनस भी बाई आर। लेकिन ये जो हम लोग को दिया है वो किसके टर्म में दिया है, कैपिटल आर के टर्म में दिया है। तो उस टर्म में अगर निकालना है ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, ई माइनस भी बराबर आई आर लिख लो, क्योंकि सेमी करंट फ्लो कर रहा है। आई आर अंदर वाला जो होगा वो छोटा रेजिस्टेंस होगा बस, और बाहर वाला जो वोल्टेज होगा उसमें बड़ा रेजिस्टेंस लेंगे। करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर ले लेंगे। अब यहाँ से लिख सकते हैं ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, तो यहाँ से आई निकल जाएगा ई बटा आर प्लस आर, ये आई हो गया हम लोग का। पोटेंशियल डिफरेंस वही भी बराबर आई आर होता है, तो ये तो देख चुके हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप इनसाइड सेल, वो कितना होगा, आई आर होगा, सेल के अंदर जो छोटा वाला होगा। इक्वेशन ऑफ सेल ई बराबर भी प्लस आई आर वही दिया हुआ है, ई प्लस भी, या फिर इसको लिखेंगे ई माइनस आई आर इज इक्वल टू भी, उसी को ये थोड़ा ऐसे लिखा है। ई हमेशा बड़ा होता है भी से, वो बता दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इसी फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा ई बटा भी माइनस वन इंटू आर, ये इसी से आया है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर यूज किया है, तो भी बराबर आई आर यूज कर लेना, तो वो हो जाएगा। उसके बाद पी बराबर भी इंटू आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर को हम लोग भी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर भी बटा आर होता है। तो उसके बाद फिर ए कहाँ से लाया, तो ए भी का वैल्यू इतना पुट किया है ना, भी का वैल्यू नहीं पुट किया है, ये आई का वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ से लिया है सीधे। आई का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, आई बराबर ई बटा आर प्लस आर, ये वाला, ये जो यहाँ पर निकाले थे, इससे जो आएगा आई बराबर ई बटा आर प्लस आर। तो इसका यूज ऐसा नहीं, डेरिवेशन कुछ आएगा नहीं, इसका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे भी पता होना चाहिए। पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम, ये पता नहीं तुम लोग के सिलेबस में है कि नहीं। पावर जो डिलीवर होता है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, तो ये बैटरी इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर तब देगा जब यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो, आर बराबर हो आर के। और जब आर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4R। ये जो कैपिटल आर है उसको रिप्लेस कर लेंगे स्मॉल आर से, और जब रिप्लेस करेंगे तो फाइनल हम लोग को ए वाला आ जाएगा पी मैक्स, जो कि ई स्क्वायर बाई 4R के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पावर और रेजिस्टेंस के भी कर्व ड्रॉ किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस आर का वैल्यू बढ़ेगा तो पावर का वैल्यू बढ़ रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाते रहो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा पावर बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस हम लोग जीरो रखेंगे, रेजिस्टेंस जीरो मतलब कि शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर सेल है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, पी बराबर हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर तो ठीक है, आर जीरो है तो जीरो पावर, तो यहाँ पर जीरो दिखाया है। उसके बाद जीरो से थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ तो बढ़ते जाएगा पावर। फिर धीरे धीरे ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बढ़ करके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पर अभी हम लोग पढ़े कि इंटरनल एक्सटर्नल जब बराबर हो तो हम लोग को मैक्सिमम पावर मिलता है। और उसके बाद फिर आर का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो फिर पावर घटने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम तभी मिलता है जब इंटरनल एक्सटर्नल बराबर हो। उसके बाद ओपन सर्किट दिखाया, तो ओपन सर्किट में तो करंट जीरो फ्लो करेगा, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई के बराबर होगा। और वी सी डी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर इसको हम लोग ओपन कर दिए हैं तो वी सी डी बराबर हम लोग जानते हैं आई इंटू आर।
अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ए बी सी डी भी जीरो हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर आई का वैल्यू जो हो जाएगा ई बटा आर हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि भी बराबर आई आर होता है और आर यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेना, उसी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही सारा होगा पीछे जो हम लोग कर चुके हैं। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। EMF ऑफ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। EMF जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये जो होता है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कहीं पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो। ये जो EMF जो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, ये चीज़ बताया है। इसमें बिल्कुल बाहर जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसी के क्रॉस मेजर करते हैं। और इसमें फिर थर्ड दिया है, द टर्म EMF इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। EMF जहाँ से सोर्स होता है बैटरी के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, और ये जो होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच हम लोग मेजर करते हैं। मतलब EMF जो यूज़ होता है जनरली सोर्स के लिए यूज होता है, क्योंकि सोर्स से ही हम लोग को EMF मिलता है। इट इज़ ए काउज इज इट इफेक्ट। ये EMF जो है वो काउज है, और इसी का जो इफेक्ट होता है वो वोल्टेज, इसी का कुछ पोर्शन हम लोग को वोल्टेज देता है। उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल मतलब क्या, 2 या 3 सेल को एक साथ ऐड करना, ये ग्रुपिंग होगा। तो यहाँ पर बताया है सीरीज ग्रुपिंग हो सकता है और पैरेलल ग्रुपिंग हो सकता है। यहाँ पर क्या बताया है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर सेम पोलैरिटी को सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल EMF क्या होगा, ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 मिलेगा, और इसमें रेजिस्टेंस भी टोटल ऐड होगा। लेकिन अगर पोलैरिटी उल्टा ले लेंगे तो टोटल जो EMF है वो घट जाएगा। ठीक है, वो हम लोग लेंगे फिर E1 माइनस E2। अब सीरीज ग्रुपिंग यहाँ पर दिखाया है। सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग को क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट वरेंट निकालने के लिए देगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दे सकता है, पूछ सकता है टोटल इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। तो चूँकि सारा प्लस माइनस ऐसे करके जुड़ा हुआ है तो सारा को ऐड करते चले जाएंगे, सबका पोलैरिटी सेम है ना, तो सबको ऐड कर लेंगे। अगर N सेल लगा हुआ है तो हम लोग को कितना मिलेगा, N इंटू EMF मिल जाएगा। और एक्सटर्नल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारा सीरीज में है तो हम लोग सिंपल सबको ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद अगर मेन करंट पूछेगा कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने के लिए क्या करना होगा, I बराबर E बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो E हम लोग निकाल चुके हैं NE टोटल EMF, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ANR, R प्लस सीरीज में A वाला भी लगा हुआ है, तो A होगा टोटल करंट का वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस की क्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो अगर इसके क्रॉस निकालना है तो V बराबर I इंटू आर, उसी तरह से सबके क्रॉस I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल निकालना है तो एक्सटर्नल अगर निकाला है तो फिर I इंटू कैपिटल R लेना होगा। अगर इंटरनल इंडिविजुअल के क्रॉस निकालना है वोल्टेज तो वो हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर एक सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V बटा N। टोटल वोल्टेज तो N इंटू V है, तो एक सेल के क्रॉस कितना हो जाएगा, V बटा N। उसके बाद पावर I स्क्वायर R हम लोग कर सकते हैं, I का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके बाद मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, R बराबर R लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर R बराबर NR लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और इंटरनल में NR है तो हम लोग को R बराबर NR लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर NR पुट करेंगे, ठीक है, तो NR पुट करने से ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अब सारा कुछ पैरेलल में देख लेते हैं।
तो पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट ही रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आता। अगर यहाँ पर ई लगा हुआ है, पैरेलल में सब लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रह जाएगा। और उसके बाद फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके जाएगा। अगर मान लो n रेजिस्टेंस लगा है तो 1 सब तो इक्वल ही है, सबको इक्वल करके ऐड कर दो, तो एक कितना देगा, n/R देगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/n। तो यहाँ पर ये R/n यूज किया है। अब मेन करंट हम लोग को निकालना पड़ेगा I बराबर V बटा R, V टोटल बटा रेजिस्टेंस टोटल। अब V टोटल हम लोग E ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला करके वो हो जाएगा R प्लस R/n। तो ये हम लोग का मेन करंट हो गया। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली I इंटू R होगा। करंट फ्रॉम ईच सेल, तो ईच सेल से टोटल करंट पहले कितना फ्लो कर रहा है, टोटल करंट देखो, इसमें टोटल करंट निकालना होगा तो ये I1 I2 I3, अगर n सेल लगा हुआ है तो n I टोटल होगा, तो एक सेल से निकालना है, तो एक सेल से कितना हो जाएगा, I बराबर I टोटल बटा n। तो यहाँ पर वही I बटा n यूज किया है, I बटा n सारा कुछ को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना मिलेगा, I डैश मिलेगा। I डैश कहाँ का करंट, सबको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा ना, ठीक है। I/n हो गया। उसके बाद है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, तो I² R, और I का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम पावर के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R बटा n ना, तो यहाँ पर हम लोगों को केस लेना पड़ेगा R बटा n इज इक्वल टू R। ये R की जगह पर जब हम लोग A पुट करेंगे ना, तब हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिलेगा। और यहाँ पर इस टाइप के कम्बिनेशन में NR जो होता है वो R से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद है जनरलाइज पैरेलल बैटरी। इसमें क्या किया है, यहाँ पर इस तरह से ऊपर में हम लोग जो ले रहे थे ना, सारा बैटरी का EMF सेम रहता था। यहाँ पर बोल रहा है कि हर बैटरी का EMF अलग लेंगे तब इक्विवेलेंट EMF कैसे निकलेगा। तो अगर हर बैटरी का EMF अलग अलग लेंगे तो फिर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर I इंटू R। तो इसी को I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को V बटा R लिख सकते हैं, और इस R को 1 बटा R लिख सकते हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट है, तो ए हो जाएगा। एक्चुअल में ए हम एक के लिए लिखे हैं ना, वैसा ऐसा यहाँ पर बहुत सारा सेल लगा हुआ है। अभी की जगह पर ई ले लो, तो E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, इस तरह से सारा चलता जाएगा। और इसका 1/R1 प्लस 1/R2, तो एक कुछ इसका डेरिवेशन नहीं है, याद करने का एक तरीका है। अगर इस तरह से दे देना तो तुम सिंपल सोच लेना कि ई बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू R, और I को हम लोग लिख सकते हैं V बटा R, और इस R को भी 1/R लिखेंगे क्योंकि 1/R वो फाइनल R ऊपर जाकर के वो R ही हो जाएगा। अब उसके बाद बहुत सारा बैटरी है और बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो सबको इंडिविजुअल ऐड करते चले जाओ। तो ए कुछ इक्विवेलेंट इस तरह से मिलेगा और R इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से मिलेगा। जब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि हो सकता है यहाँ से करंट निकालने के लिए दे दे, यहाँ पर जोड़ देगा एक रेजिस्टेंस 5 ओम, बोलेगा करंट निकालो, तो उसके लिए हम लोग को 5 ओम है मान लो, तो ए वाला R इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट के लिए ए फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए ए फार्मूला यूज करेंगे। अब एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और दिया है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में यहाँ पर एन ई सारा है, तो टोटल मिला करके एन ई हो जाएगा सब में, एन ई, ठीक है। लेकिन एन ई अब जब पैरेलल लगा हुआ है तो कुल मिला करके हम लोग पोटेंशियल क्या बोलेंगे, एन ही बोलेंगे, जैसे कि पैरेलल में ई रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ए नहीं मिलेगा। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आर आर मिल करके एन आर, फिर से एन आर, फिर से एन आर, और उसके बाद मान लो इधर मिला करके एम इस तरह से नीचे तक गया है, तो हम लोगों को फाइनल क्या करना होगा, एन आर बाई एम। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर बाई एम हो जाएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो बोल देना, फिर थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये वाला देख लेना तुम। उसके बाद नेक्स्ट, मेन करंट फ्लो थ्रू द लोड। मेन करंट कितना फ्लो करेगा, तो आई बराबर टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दिया। वी बराबर आई आर हो जाएगा, वी डैश बराबर, मतलब पहले वाला ही है, ऊपर जो हम लोग किए हैं वो सारा कुछ सेम एक बार रिपीट किया है। तो अगर ऊपर तुम समझ गई हो तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेमोरी नोट, इसको पढ़ लेना। फिर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कर चुके हैं, आई बराबर क्यू बटा टी। देखो यही इतना इलेक्ट्रॉन पास करता है। अगर 1 एम्पियर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 1 सेकेंड हम टाइम दे करके रखे हैं, तो 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना पास करेगा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर यहाँ पर वायर पतला मोटा रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आई सेम ही पास करेगा। यहाँ पर एक ठो ये वाला देख सकते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। कोई अगर रिंग में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसे कितना करंट फ्लो करेगा। तो रिंग से अगर करंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बटा टी। एक रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे करंट कितना फ्लो करेगा, तो क्यू बाई टी, और क्यू बटा टी को हम लोग टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना होगा, अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो 2πr डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी बटा वी, तो वी तो ऊपर चलाएगा, ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्यू बटा 2π, और वी बटा आर जो होता है ओमेगा के बराबर होता है। तो करंट आई बराबर कितना आ गया, क्यू ओमेगा बटा 2π। कहने का मतलब कि अगर एक रिंग में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, आई का वैल्यू हो जाएगा क्यू ओमेगा बटा 2π। और क्यू बराबर अगर हम लोग एन ही लिख लें, अगर मान लो एन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये आ जाएगा एन ई ओमेगा बटा 2π। ये टोटल करंट फ्लो करेगा एक सर्कुलर रिंग में। उसके बाद सॉलिड में करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, लिक्विड में पॉजिटिव और निगेटिव आयन होता है, गैस में पॉजिटिव आयन होता है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, साथ में कुछ हॉल्स भी होते हैं। और क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी एक फार्मूला बनता है, क्योंकि आई बराबर क्यू बटा टी है, या फिर डी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो ये सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। अगर हम लोग का क्यू और टी दिया हुआ है, क्यू और टी के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप होगा डी क्यू बाई डी टी, ये हम लोग को क्या देगा, करंट देगा, ठीक है। अगर कोई फिगर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर टी है, तो पूछिए अगर कि इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो स्लोप क्यू बाई टी मिलेगा, करंट मिलेगा। और अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, कोई इसका एरिया निकाले और पूछे कि क्या मिलेगा, तो एरिया मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ए मतलब आई इंटू टी का मल्टीप्लाई, एरिया मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ए क्या देता है, क्यू देता है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्यू मिलेगा। उसके बाद है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में हम लोग नेक्स्ट डे इंटर करते हैं। और अभी के लिए तुम एक तो टेस्ट दे दो, टेस्ट दे करके और वो सबमिट कर देना। उसके बाद हम एक बार देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बना नहीं बना। उसका हम क्या करेंगे कि या तो सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर टाइम मिला तो सॉल्यूशन हम ऐड कर देंगे, तुम देख लेना और फिर से लॉगिन करके। और अगर टाइम नहीं मिला तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है एसी वर्मा का 5-6, और वो जो आज जो टेस्ट होगी उसका सॉल्यूशन, फार्मूला सारा नोट कर लेना, ठीक है ना, फार्मूला जो जो बताए हैं, क्योंकि बेसिक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी फार्मूला के यूज होगा, आई बराबर क्यू बटा टी बराबर एन ई बटा टी, इसी फार्मूला पर बेस्ड होगा सारा। दे करके
और फिर वही करना, देख लेना सोल्यूशन अगर हम डाल दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस कर लेंगे और अगला दिन शायद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे भी सब पूरा थ्योरी ही है। ठीक है, अभी तुम लॉगिन करके और वो टेस्ट दे दो, आधा घंटा का टेस्ट है, 30 मिनट का है। ठीक है। या फिर अगर अभी थोड़ा नहीं देना चाहती हो तो थोड़ा पढ़ लो, पढ़ के थोड़ा लेट सेट से कल भी दे सकती हो। हाँ सुबह ही होगा, कल सुबह। हाँ अभी पढ़ लो थोड़ा, देख लेना, उसके बाद सुबह दे देना। सुबह देने के बाद हमको हाँ इन्फॉर्म कर देना, हम देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, हम फिर उसका सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है।